हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर हमें इंस्ट्रक्शनल प्लान बता दीजिए, तो देखिए शुरू करने से पहले आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो आपको यूनिट अप्रोच पढ़ना है, यूनिट मेथड, वो किसने दी थी, आपको पता है? और दूसरा, जब आप लोग लेसन प्लान की बात करते हैं तो लेसन प्लान के जो फर्स्ट 5 स्टेप थे, पहले 5 थे, बाद में इसमें और ऐड ऑन किए गए थे, वो किसने दिए थे, आपको पता है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या गिवन है? आपके सिलेबस में गिवन है इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन प्लान को इन्होंने 3 जगह, जो इसके 3 लेवल हैं, ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होती क्या है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्देशात्मक योजना, कई बार आपको अनुदेशात्मक योजना, तो इस तरह के कई नाम आपको हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश में है, इसे है हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लान। ठीक है, क्या होती है ये? तो पहले ये जान लीजिए कि जो हमारी टीचिंग होती है ना, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, तो उसके 3 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं, उसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है आपका प्री एक्टिव फेज, एक होता है इंटरैक्टिव फेज और एक होता है पोस्ट एक्टिव फेज। अब ये क्या क्या है? तो टीचिंग से पहले का काम, बच्चों को पढ़ाने से पहले, क्लास में जाने से पहले हम कुछ प्लानिंग करते हैं। प्री एक्टिव फेज, एक्टिव होने से पहले, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी क्लास है, बच्चों का लेवल ये है, हमें आज बच्चों को ये पाठ पढ़ाना है या इतना पोर्शन हमें बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जब हम ये सारी चीजों को प्लान आउट करते हैं, उसे एक पेपर पे नोट डाउन करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके बेस पर ही तो हम बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की, तो ये बच्चों कौन सा फेज है? ये टीचिंग का प्री एक्टिव फेज है। प्री एक्टिव फेज को ही आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। समझ में आ गया आपको? दूसरी बात अगर हम करते हैं इंटरैक्टिव फेज की, तो देखिए जान लीजिए, जब आप क्लास में जा रहे हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, आपने जो भी प्लान किया है कि इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे पूछ सकते हैं, तो आप सारी चीजें प्लान आउट करके जा रहे हैं। अब क्लास में जाने के बाद इंटरैक्टिव फेज में क्या क्या क्वेश्चंस अगर पूछे जा सकते हैं, तो वो हैं आपके टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो हम बच्चों को मोटिवेशन देते हैं ना, बच्चों को पुनर्बलन देते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बच्चों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए पॉजिटिव कैसे हो सकता है? देखिए, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है, तो आप उस समय उससे कुछ ना कुछ कहेंगे ना, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, और बहुत ही एक अलग ही तरह का उसका आंसर अगर उसने दिया है, तो हो सकता है आपके पास कोई चॉकलेट पड़ी, आपने उसको वो दे दिया। सो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे हो सकता है? किसी बच्चे ने कोई आंसर दिया, आप उसे नजरअंदाज कर दें, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम कह सकते हैं आपके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा रेस्पॉन्स जिससे बच्चे ने जो काम किया है वो दोबारा रिपीट ना हो। पॉजिटिव में क्या है? बच्चे ने जो भी रेस्पॉन्स दिया है उससे उसके करने की या उसके रिपीट होने की संभावना बढ़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये सारा आएगा बच्चों आपके इंटरैक्टिव फेज में। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या आएगा? पोस्ट एक्टिव फेज में आ जाता है बच्चों आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आपका खुद का भी और बच्चों का भी। ठीक है जी, चलिए, तो प्री एक्टिव फेज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं, तो जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूं। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू टीच, यानी कि क्या पढ़ाना है आपको, एंड हाउ टू टीच ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसको जब आप एक प्लान आउट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। ठीक है जी, इस क्लास में मैं आपसे सारी डिटेल में बात करने वाला हूं। सो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये प्री एक्टिव फेज है टीचिंग का, इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ये सारी चीजें आपने अगर बीएड किया है तो बीएड में, अगर आपने डीएड किया है डीएड में, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं बच्चों? इसमें आ जाते हैं आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको भी हम 2 जगह क्लासीफाई करते हैं, एक आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव और एक आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो आपके टॉपिक के होते हैं। हाँ,
एक चीज और बच्चों, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के जो लेवल होते हैं ये 3 लेवल पे की जाती है। एक आपके ईयरली बेस पे, एक आपके यूनिट और एक आपका लेसन प्लानिंग। ठीक है, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो बच्चों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। फिर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, भाई जब आप क्लास में जाने वाले हैं तो आप एक प्लान करके रखते हैं कि ये चीजें बच्चों को पता होंगी। ठीक है, फिर आप इस बेस पर क्या नया पढ़ाने वाले हैं वो आप प्लान करते हैं। ठीक है जी। फिर है कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, जो भी आप कंटेंट पढ़ाने वाले हैं वे कितना कंटेंट आप पढ़ाएंगे और जो भी आप कंटेंट पढ़ाने क्लास में जाएंगे उसका सीक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर क्लास में नाउन पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले आप नाउन की डेफिनेशन ही बताएंगे। हो सकता है शुरू आप एग्जाम्पल से करेंगे, आप स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ नाउन तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो ये सारी चीजें जो भी कंटेंट का सीक्वेंस है ये आप डिसाइड करके रखते हैं। फिर मटेरियल्स में आ जाता है आपका TLM एंड टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड टीचिंग एड्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो हम बच्चों को देते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं। टीचिंग एड्स जो हमारी हेल्प के लिए हैं, एड्स मतलब हेल्प के लिए, जो हमारी हेल्प के लिए हैं। अगर हम कुछ डिलीवर कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो टीचिंग एड हम लोग यूज करते हैं। TLM हम बच्चों को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को एक कुछ स्लिप्स दे दी, ठीक है, आपने उन स्लिप के पर कुछ नाउन्स के जो हैं एग्जाम्पल्स लिख के रखे, आपने कहा कि इन्हें सर्कल कीजिए। ठीक है, तो TLM जो है हम बच्चों को एज अ लर्निंग मटेरियल उनको देते हैं। फिर आगे बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की, कौन सा टीचिंग मेथड आप यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की बात करें तो ये आपका एक विजन होता है कि मेरे क्लास में जाने के बाद ऐसा हो सकता है और अगर मैं उस समय ये मेथड यूज करता हूं सो इट विल बी बेस्ट। तो टीचिंग मेथड्स क्या हैं आपके, जो भी आप मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने टीचिंग मेथड्स को चूज करेंगे। ठीक है, तो आप टीचिंग मेथड्स अपने प्लान करते हैं। फिर इवैल्यूएशन टेक्निक क्या रहेगी आपकी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं, बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं या क्लास डिस्कशन कराने वाले हैं, उसके बेस पर आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इवैल्यूएशन टेक्निक क्या रहेगी, ये सारी चीजें आप सोच के रखते हैं। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हम देखें लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कितने लेवल पे की जाती है, मैंने अभी आपको बताया 3 लेवल पे होती है। इसमें पहला है आपका ईयर प्लानिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वार्षिक योजना, यानी कि पूरे साल आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, कितना पढ़ाने वाले हैं, उसका वेटेज क्या रहेगा, कौन से मंथ में क्या पढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। सेकंड है आपका यूनिट प्लानिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं इकाई योजना। अब जो भी आप पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर उन टॉपिक्स को हम रिलेट करके पढ़ाते हैं, एक के बाद एक करके इस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिट प्लानिंग। इसका पूरा फॉर्मेट होता है, वो सारी चीजें हम आपको आगे दिखाएंगे। फिर थर्ड आ जाता है आपका लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग आपकी टॉपिक की रहती है, याद रखना, हम टॉपिक वाइज लेसन प्लान बनाते हैं। आप क्लास में जाने से पहले क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, आपकी जो 30 से 35 मिनट की क्लास है उसमें कैसे आप इफेक्टिवली जो आपका कंटेंट है उसको डिलीवर कर सकते हैं, ताकि बच्चों में एक बेहतर समझ विकसित हो। तो इसको हम कहते हैं बच्चों लेसन प्लानिंग। ठीक है, अब एक एक करके आगे जानेंगे। उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, हम क्यों करते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। भाई देखिए, कोई भी काम अच्छे से हम कर पाएँ, वो बहुत अच्छे से हो जाए, इसके लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं ना, तो वही इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पिकनिक के लिए जा रहे हैं या फिर कोई आप टूर प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आप आउट ऑफ सिटी कुछ टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप पहले से प्लान आउट करके रखते हैं ना कि हम वहाँ पर जाएंगे, वेदर कैसा होगा, आपकी कितने आवर की जर्नी है, कितने घंटे की जर्नी है। अगर आपके साथ में कोई बच्चा जा रहा है तो आप प्लान करके रखते हैं कि उसका भी फूड हमें कैरी करना होगा, क्योंकि अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी है तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करते हैं ना। तो इसी तरीके से क्लास में जाने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है भाई, वो इसलिए ज़रूरी है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावी बनाने के लिए। सब समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है इसमें। फिर है फुलफिल डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। देखो, हमारी क्लास में ना बहुत अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं गिफ्टेड बच्चे होते हैं कुछ तो, ठीक है, कुछ थोड़े से स्लो ब्लोमर्स होते हैं और कुछ होते हैं हमारे एवरेज बच्चे। तो इनकी जो नीड्स होती हैं, इनके सीखने का तरीका सबका अलग है।
तो हम अपने लेसन प्लान में ये सारी चीज़ें रखते हैं ताकि इन तीनों लेवल के बच्चों को हम समझा सकें, इनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सकें। फिर है हेल्प द टीचर टू प्रेजेंट द लर्निंग मटेरियल इन अ लॉजिकल, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव वे। भाई जब आप कोई भी चीज़ प्लान करके जाते हैं तो आप कंटेंट को एक लॉजिकल वे में डिलीवर कर सकें, आपके जो एग्जाम्पल्स हों वो टू द पॉइंट हो और टू द रिलेटेड हो, क्लास के बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो, जो भी आप पढ़ाएं वो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाएं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करते हैं। फिर है विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड इन टीचर्स वर्क। भाई जब टीचर कुछ प्लान करके जाता है ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और देखो हम कोई भी बात को अगर कॉन्फिडेंस से बच्चों को कहते हैं, मैं कोई भी बात अगर आपसे कॉन्फिडेंस से कहता हूं तो आप उस पर तभी यकीन करोगे ना। तो आप जब क्लास में पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं सो यू विल हैव योर कॉन्फिडेंस। फिर है कैन इम्पार्ट क्वालिटी इंस्ट्रक्शन। आप क्वालिटी इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए और एक दो पॉइंट और हैं इसमें, जल्दी से आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। कैन आइडेंटिफाई द रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड बाय इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूं। जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ठीक है, जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपके कैसे होने चाहिए? इट शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी रियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि बच्चे क्लास के बाद 6 डिजिट की एडिशन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 2nd क्लास के बच्चे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा है या क्या ये रियलिस्टिक है? नहीं है ना। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इट शुड बी रिलेवेंट एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। तो आप जब प्लान आउट करते हैं ना तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो आपका एक विजन रहता है। फिर हेल्प द टीचर टू बी थ्रो विद द लेसन एंड टू मेक हिज क्लास इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए आप प्लानिंग करते हैं ना। जब आप प्लानिंग करके जाते हैं ना तो आप अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं जाओगे। आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाने कुछ गए थे कुछ पढ़ा के आ गए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। ठीक है जी, तो देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों ईयर प्लानिंग की, यानी कि वार्षिक योजना। पूरे साल भर के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं ईयर प्लानिंग। अभी आपको ना इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। हालांकि बच्चों अगर हम ईयर प्लानिंग की बात करते हैं ना तो ईयर प्लानिंग जो है आपके एकेडमिक लेवल यानी कि जो आपका स्कूल का लेवल है, स्कूल लेवल पे की जाती है और आप अपने लेवल पे भी करते हो। तो एक बार जरा आपको एक पिक्चर दिखाता हूं जो केवीएस के जो सिलेबस है अब वो कैसे उसको ईयर प्लानिंग के रूप में कैसे करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्लास 3 की जो बुक है आपकी हिंदी की रिमझिम, उसमें जो आपका PT1 का सिलेबस है, यानी PT1 में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने हैं, अप्रैल में कौन से पढ़ाने हैं, मई जून में। भाई देखो मई जून में पता है ना छुट्टियां होती हैं, वेकेशन आ जाता है, गर्मियों की छुट्टियां। तो देखो इसमें सिर्फ हमने कितने चैप्टर लिए हैं, सिर्फ 2 ही चैप्टर लिए हैं, यानी कि इन 2 महीने में 2 चैप्टर, क्योंकि इस समय 40 दिन की छुट्टियां होती हैं। ये सब हमने क्या किया है, हमने अपनी ईयर प्लानिंग की है। जुलाई में छुट्टियां बहुत कम होती हैं इसलिए हमने देखिए इतने सारे चैप्टर ले लिए। तो ये होती है आपकी बच्चों ईयर प्लानिंग। अब ये बहुत ब्रीफ में नहीं है, ब्रीफ भी आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से हाफ ईयरली में आपके क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, PT2 में कौन से आएंगे और आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और आपके एग्जाम कब होंगे, मार्च में होंगे। तो ये सारी हमने प्लानिंग की है ना। अब देखो आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखो क्लास 3 का जो पहला पार्ट था वो कौन सा था, कक्कू। कौन से, अप्रैल में हमें इसको पढ़ाना है क्योंकि आपका सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। अब ये जो पार्ट है इसमें हमें क्या पढ़ाना है, पशु पक्षियों पर आधारित ये पार्ट है। इसमें हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है, तुकात्मक शब्द सिखाने हैं, मुहावरे, संज्ञा, संयुक्ताक्षर, शब्द निर्माण, ये सारी चीजें हमें बच्चों को करानी है। अब इसमें सुझावित क्रियाकलाप कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करानी है हमने पहले से डिसाइड करके रखा है ईयरली प्लान में। तो ये पहले चैप्टर का है, इस तरह से सारे चैप्टर के लिए हम पहले ही प्लान करके रखते हैं। और आपका जो केवीएस है ना, ये सारी चीजें आपका पहले ही प्लान आउट हुई रहती हैं, तो बस आपको इंप्लीमेंट करना होता है। तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज आपको बार बार सोचनी नहीं पड़ती। अब इन एक्टिविटीज के लिए क्या आप TLM यूज करेंगे और जो अपेक्षित कुशलताएं हैं आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें यहां पर आ गई। और अगर हम इन्हें बात करें इसमें क्या मूल्य विकसित हो रहे हैं, व्यक्तिगत मूल्यों का बच्चों में विकास होगा।
तो ये सारा बच्चों हमारा ईयरली प्लान में आ जाता है। समझ गए आप? चलिए अब ईयरली प्लान को डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है प्लानिंग फॉर द होल एकेडमिक ईयर। पूरे शैक्षणिक वर्ष की योजना बनाने को ही हम कहते हैं ईयर प्लानिंग। ये किस तरह की प्लानिंग है? इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यह कैसी है? ये एक दीर्घकालिक योजना है। फिर आगे बात करते हैं, इंक्लूड्स बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज। इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियां शामिल इसमें होती हैं। इसमें आपका सीसीए कैलेंडर बनाना, सीसीए कैलेंडर यानी कि आपको पता है सैटरडे जो है केवी में क्या होता है? फन डे होता है। क्या होता है? फन डे होता है। तो फन डे में हम बच्चों को बिना बुक्स के आने के लिए कहते हैं। आप जो अपने बैग में कुछ एक्टिविटीज लेके आ सकते हैं, स्टोरी बुक्स, गेम्स वगैरह लेकर आ सकते हैं। बुक्स नहीं लेके आनी है आपको उस दिन। तो कौन सी एक्टिविटीज करानी है? सीसीए भी बच्चों का होता है को करिकुलर एक्टिविटीज में। तो फ्राइडे सैटरडे जब भी आपका दिन होता है, 2 पीरियड की एक्टिविटीज में क्या एक्टिविटीज होंगी? कौन से मंथ में आप बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? कौन से मंथ में बच्चों को आप पिकनिक या टूर लेकर जाएंगे? क्योंकि कौन से मौसम में वेदर अच्छा होगा उसी में तो लेके जाएंगे ना। तो ये सारी चीजें आप प्लान करते हैं ईयरली प्लान में। ठीक है। फिर है आपका इट इंडिकेट द टोटल वेटेज टू बी गिवन फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड चैप्टर्स। भाई कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं। बहुत इसको समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ईयरली प्लान में क्या क्या आ जाता है? कोर्स यूनिट्स, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, नंबर ऑफ लेसन्स, टाइम शेड्यूल फॉर डीलिंग विद ईच यूनिट, डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड एड्स यूज्ड एक्सेट्रा। ठीक है। अभी देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नंबर ऑफ लेसन्स कितने पढ़ाने हैं, टाइम शेड्यूल क्या रहेगा। इसमें आपका टाइम टेबल आ जाता है। पूरे साल के लिए आप टाइम टेबल बनाओगे या नहीं बनाओगे? और टाइम तो हम बनाते हैं। आजकल तो हम एक टाइम टेबल और बनाते हैं जिसे आप कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल। क्योंकि दिल्ली या फिर जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में आपको पता है कोल्ड वेव चल रही है, तो कोल्ड वेव की वजह से आपको पता है क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। और ऑनलाइन का टाइम ना पीछे से गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि छोटे बच्चों के लिए 2 घंटे से ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी। तो आधे आधे घंटे के हमने 4 स्लॉट रखे हुए हैं। ठीक है। तो कौन से टाइम पर बच्चे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम प्लान करके रखते हैं शुरू में ही। अप्रैल में हमारा न्यू सेशन शुरू होता है, तो बच्चों के जो एग्जाम है मोस्टली 15 मार्च तक खत्म हो जाते हैं। 15 दिन में ये सारी प्लानिंग करके रखते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सच अ प्लानिंग वुड प्रोवाइड द टीचर्स विद अ डिजाइन ऑफ द वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर एज अ होल। पूरे साल टीचर को क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी प्लानिंग आती है आपकी ईयरली प्लान में। ठीक है जी। तो यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने यूनिट प्लान पे। देखिए यूनिट प्लानिंग की जब भी हम बात करेंगे, आपको मॉरिसन का नाम ध्यान रखना है। मॉरिसन के बारे में पूछा जाता है कि यूनिट प्लानिंग के कितने स्टेप्स मॉरिसन ने दिए थे। ये सारे स्टेप अभी आपको आगे बताएंगे। यूनिट, देखिए यूनिट होती क्या है? जितने भी आपके चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनको आप रिलेट करके पढ़ा सकते हैं और मीनिंगफुली उनको अरेंज कर सकते हैं, तो आप उनके लिए एक यूनिट बना लेते हैं उनकी और उनको उसी ऑर्डर में पढ़ाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अ यूनिट इज अ यूनिक सेगमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर in which the various items of knowledge are meaningfully linked to each other. For example, मान लीजिए आप जल के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। आज आप जल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो आप बताएंगे, पहले आपने मान लीजिए जल बता दिया कि हमारी धरती पर कितने प्रतिशत जल है और कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। उसके बाद आपने जल का महत्व बता दिया। उसके बाद आपने जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में बता दिया, और अगर आप दिल्ली शहर से हैं तो आपने उन नदियों की जानकारी दे दी। फिर आपने जल संरक्षण के बारे में बताया। फिर आपने ऐसे राज्यों के बारे में बात की जहां पर जल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर ऐसी जगहों पर कैसे वो लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे जल की आपूर्ति पूरी करते हैं। आपने वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसकी विधि क्या है, ये सारी चीज़ें आपने बताई। तो ये एक क्लास में तो नहीं हो सकती ना, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी पड़ती हैं। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों यूनिट प्लानिंग। आपको उसका एक फॉर्मेट दिखाते हैं, आप ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं वाइजली की। क्या कहते हैं वाइजली? द यूनिट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। यूनिट है वो क्या है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस डिजाइन टू इफेक्ट सिग्निफिकेंट आउटकम फ्रॉम द लर्नर। लर्नर से अगर आप सिग्निफिकेंट आउटकम लेना चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस को किस
ऑर्डर में ऑर्गेनाइज वे में डिजाइन करते हैं, उसी को हम कहते हैं यूनिट। आपको यूनिट प्लानिंग का एक फॉर्मेट दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, या फिर एक दो चैप्टर्स हैं, जब आप उनको लिख रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं आप उसे इस ऑर्डर में लिख लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नंबर ऑफ लेसन रिक्वायर्ड, जो भी लेसन है आप वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ टाइम, फिर इनको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो इनके मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स आप क्या यूज़ करने वाले हैं, टीचिंग एड्स आपकी क्या रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप प्लान करके रख लेते हैं। देखिए, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैं अपने स्कूल में ना TLM इंचार्ज हूँ, ठीक है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेरा जो है प्रोवाइड कराने का काम है। इसके लिए मैं टीचर से पहले ही, यानी कि मान लीजिए जो टीचर को फरवरी में पढ़ाना है, तो जनवरी के मोस्टली लास्ट वीक में मैं टीचर से पूछ लेता हूं कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, ठीक है, उसको प्लान आउट करते हैं वो किसके बेस पर, जो भी उन्हें फैब में पढ़ाना है। तो वो ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में उनको क्या टीचिंग एड चाहिए, वो मुझे बता देते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करा देता हूँ। कैसे भाई, मैं अपनी जेब से नहीं देता हूँ, मैं स्कूल में लिख के देता हूँ कि हमें ये सामान इस माह के लिए चाहिए। तो यूनिट प्लान में हम ये लगभग 2 से 3 हफ्तों का सारा प्लान करके रखते हैं, क्या पढ़ाना है, क्या उसके मेथड्स रहेंगे, क्या टीचिंग एड चाहिए, इसी को हम कहते हैं यूनिट प्लानिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लीजिए। यूनिट प्लान हेल्प्स द टीचर टू टीच द कॉन्सेप्ट वन बाय वन। इकाई योजना शिक्षक को जो भी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसे क्रमबद्ध रूप में पढ़ाने में मदद करती है। ठीक है जी, आप जो भी पढ़ा रहे हैं अगर आप उसे एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। फिर है यूनिट प्लान वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो इकाई योजना की उत्पत्ति हुई है ना, वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुई है। भाई जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं वो चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई प्लांट देखा है, पौधा देखा, आप सबसे पहले उसे एक पूरा ही रूप में ही देखते हैं ना, बाद में आप उसकी पत्तियां वगैरह देखते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि जो भी आप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं वो अपने आप में पूरी हो तो उसे एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाना चाहिए। उसके बाद H.C. मॉरिसन, जो अभी मैंने आपको बताया था, हेनरी क्लिंटन मॉरिसन वॉज प्रोपाउंडर ऑफ यूनिट अप्रोच। यूनिट अप्रोच के जो कह लीजिए कि इसके प्रतिपादक हैं, प्रोपाउंडर हैं, वो कौन है? मॉरिसन है। ठीक है जी। अब मॉरिसन ने कौन कौन से स्टेप दिए हैं ये भी जान लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे स्टेप पूछे जाने वाले हैं। पहला है आपका एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। कभी आपको अगली क्लास में मॉरिसन के ये सारे स्टेप भी एक्सप्लेन कर देंगे। इन्होंने 5 स्टेप दिए हैं क्योंकि जो मॉरिसन है वो कंटेंट की डिलीवरी के लिए कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं, एसिमुलेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है जी। एक दूसरे मनोवैज्ञानिक भी हैं, जब हम लेसन प्लान की बात कर रहे हैं तो अभी उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। लेसन प्लानिंग क्या होती है? A lesson plan is the instructor's roadmap of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time. जब हम इंटरेक्टिव फेज की बात करें तो उससे पहले हम लेसन प्लानिंग करते हैं। लेसन प्लानिंग में हम एक टॉपिक को लेते हैं, उसको कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, क्या टीचिंग एड यूज करनी है, ये सारा आ जाता है बच्चों आपका लेसन प्लानिंग में। ठीक है जी। नेक्स्ट है लेसन प्लानिंग अलाउज द टीचर टू एंटर द क्लासरूम विद मोर कॉन्फिडेंस। भाई जब प्लान करके जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में एंटर करोगे। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक गुड लेसन प्लान की, तो ये सारी आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अधिक समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं आपको बस एक लास्ट जो है ये चीज़ आपको बता दूं, J.F. हर्बर्ट, इन्होंने 5 स्टेप दिए थे और ये किसके ऊपर जोर देते हैं पता है? ये प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं। बच्चों की जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसे न्यू नॉलेज से लिंक करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। अभी अगर आप ये देख रहे होंगे ना, तो अभी जो भी आपने लेसन प्लान बनाए हैं डाइट में या D.Ed में, B.Ed में, आपको इनके जो स्टेप्स हैं कुछ अलग मिलेंगे क्योंकि J.F. हर्बर्ट ने आई थिंक ये 18वीं शताब्दी में ये सारे स्टेप दिए थे। उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको चेंज किया था। जैसे कि प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन के बाद आपका बताइए क्या आता है? इसके बाद आता है बच्चों आपका उद्देश्य कथन। आपने जो भी पढ़ाना है आप उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो कि आज हम बच्चों ये सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन को हम प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, बच्चों की तैयारी। आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक की और आप उन्हें एक ऐसे पॉइंट पे ले जाके छोड़ते हो जो बच्चों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, यानी कि आप मान के चलते हैं बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद आप बताते हैं कि बच्चों आज हम ये टॉपिक सीखेंगे। उसके बाद आप प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप कंपेयर करते हैं, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन।
ठीक है, ये जो स्टेप्स है ना, इनको मॉडिफाई किया गया था बाद में, किसने? इनके फॉलोअर्स ने। लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा? 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, तो वो आपके ये रहे। तो बच्चों, मॉरिसन और JF हर्बर्ट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको और बता देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन इनके बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि अगर पूछा गया, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आ गए, तो इनके नाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।